Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So guys, in this video we'll be covering the last unit that is left of business research methodology, that is report writing wala unit 5. वो वाला this unit will be covering in this video in one shot. So इसमें basically हमने report writing और ethics के बारे में सारी discussion करनी है. So let's start. बाकी के जो यूनिट्स है यूनिट 1 to 4 वो प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं एंड अपडेटेड प्लेलिस्ट का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. नोट्स का लिंक इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट. सब यूनिट्स के बन चुके हैं नोट्स. ये यूनिट 5 के नोट्स हैं. यू कैन हैव द एक्सेस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिसर्च राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट. तो इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है. इन दिस यूनिट विल बी स्टडिंग अबाउट रिसर्च या रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिपोर्ट लिखने के, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या रिपोर्ट्स क्या क्या होती हैं जो हम बिजनेस रिसर्च में यूज़ करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, एंड देन फॉर्मेट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली होता क्या है, हम रिपोर्ट राइटिंग क्यों करते हैं पहले ये समझ लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग इज़ समथिंग जब हमने सारा रिसर्च का प्रोसेस कर लिया, जब हमने 1 to 4 यूनिट्स में समझा, हमने सारा रिसर्च डिज़ाइन बनाया, उसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स लगाए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी, उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला, राइट. हमने सारे अपने डिसीजन मेकिंग हमारी प्रोसेस हो गई. बट उसके बाद वी हैव टू रिपोर्ट आर फाइंडिंग्स, रिपोर्ट आर कंक्लूजन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि जो हमने सारा रिसर्च वर्क किया उसको एक एविडेंस प्रोवाइड हो कि हाँ हमने ये सारा काम कर लिया, उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, राइट. सो इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट आपको क्या बताता है, इट प्रेजेंट्स द इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली कि आपने जो पूरा टाइम लगाया अपने रिसर्च में उसका क्या कंक्लूजन निकला, उसका क्या आउटपुट निकला, ताकि वो जो आपने फाइंडिंग्स निकाली है वो अगर सेम सिचुएशन, अगर आप बिजनेस की बात करें, अगर वो सेम कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर आपने रिसर्च करी और उसके कंक्लूजन्स और सोल्यूशंस निकाले हैं, तो अगर कोई आगे जाके सेम प्रॉब्लम में फंसता है या कोई इंस्टीट्यूट को उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके सोल्यूशन चाहिए, तो वो आपकी रिपोर्ट को जो आपने बनाई होगी उसको रेफ़र करके ही और शी कैन यूज़ इन देयर बिजनेस, राइट. सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिसर्च बिकॉज इट कम्युनिकेट्स योर फाइंडिंग्स. किस किस को कम्युनिकेट करते हैं, जिन जो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस होगी, ठीक है, उनके रिलेटेड जो रिकमेंडेशन होगी वो भी आपके जब रिपोर्ट में मेंशन होंगे, देन ऑडियंस कैन रेफर टू दैट एंड हैव द बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है. रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन वेरियस फील्ड. हर जगह रिपोर्ट्स जो बनती हैं रिसर्च की हर फील्ड में बनती है, बिजनेस हो जाए, हेल्थ केयर हो जाए, एजुकेशन हो जाए, किसी भी उसका हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट योर फाइंडिंग्स. दे प्रोवाइड एसेंशियल इनसाइट्स इन डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग द पर्पस. मतलब कि आपने जो सारा काम किया है, आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग रिपोर्ट, एंड वो आपकी रिपोर्ट में विजिबल भी होना चाहिए दैट जो आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया था, दैट इज़ मेट वाइल यू आर राइटिंग द रिपोर्ट. इफेक्टिव रिपोर्ट्स राइटिंग स्टार्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द पर्पस अंडरस्टैंड करके सारा प्रोसेस करके, देन की कंपोनेंट्स जो उसके हैं उसको इंक्लूड करके यू राइट द रिपोर्ट. In this chapter we'll learn these topics I talked to you about. Then what are the key components. की components क्या क्या होते हैं रिपोर्ट के, मतलब रिपोर्ट में हमने ऐसा क्या क्या मेंशन करना चाहिए जो एक इफेक्टिव रिपोर्ट को दर्शाता है, राइट. सबसे पहले वी हैव टू सी कि आपका रिपोर्ट का पर्पस क्या है, मतलब आपका फाइंडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है आपका रिसर्च करने का. सो हमारा गोल बेसिकली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना, एनालाइज करना, जो भी आपने प्रॉब्लम ली हुई लेकर आपने रिसर्च करी है उसको एनालाइज करना, एंड देन गिव द रिकमेंडेशन. तो ये थ्री पर्पसेस होते हैं एक रिपोर्ट लिखने के. सबसे पहले इज़ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इन्फॉर्मिंग. अब रिपोर्ट में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड देन एनालाइज द सिचुएशन दैट यू आर रिसर्चिंग ऑन. रिपोर्ट्स ऑफर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉजेज और पॉसिबल इफेक्ट दोनों चीज़ को इंक्लूड करके यू गिव द एनालिसिस. एंड देन द थर्ड थिंग इज़ रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडेशन देना, जो आपने अपनी रिसर्च के बेसिस पर आपने फाइंडिंग्स निकाली है उसके रिलेटेड रिकमेंडेशन देना. रिपोर्ट्स ऑफन प्रोवाइड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स, राइट. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ इट इज़ रिटन एंड यू शुड नो व्हाट इन्फॉर्मेशन इट नीड्स टू बी इंक्लूडेड, ताकि एक गुड रिपोर्ट उसको बोल सके. तो यू शुड इंश्योर दैट इट मीट्स द नीड्स ऑफ द ऑडियंस. सो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो काफ़ी तरह की रिपोर्ट्स होती हैं. टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल रिपोर्ट, मेजरली तीन होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, देन प्रोसीजरल रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड फीजिबिलिटी रिपोर्ट. ये चार टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं बेसिकली जो
हम अपने बिजनेस रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में समझते हैं। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट जैसे नेम बता रहा है कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो आप सिर्फ डे टू डे आपके वर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए या एक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए यू आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, डे टू डे बेसिस हो गया या आपका वीक टू वीक बेसिस हो गया, जैसे भी यू आर गेटिंग कंफर्टेबल एंड यू आर मेकिंग दैट रिपोर्ट कि आज हमने क्या काम किया या इसके बारे में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए या इसके बारे में कोई भी टॉपिक के बारे में व्हाट ऑल यू डिड ऑन दैट बेसिस। तो दैट इज़ फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन एंड क्विक अपडेट्स के लिए होता है। बहुत शॉर्ट रिपोर्ट होती है एंड इट इज़ वेरी लेस स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि ये आपके एक तरह से इन्फॉर्मल रिपोर्ट्स आर फॉर योर ओन रेफरेंस, तो आप अपने तरीके से किसी भी उसमें कर सकते हैं, राइट। सो दे इंक्लूड ईमेल्स और मेमोज। तो informal reports are very useful for day to day communication and it is generally very less formal in tone। फॉर्मल रिपोर्ट्स की बात करें तो वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है और डिटेल्ड होती है। जो हम रिसर्च करके रिपोर्ट लिखते हैं दैट इज़ मोर ऑफ अ फॉर्मल काइंड ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि उसमें हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं एंड जो रीडर होता है उसको एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू मिल जाता है कि जो पर्सन ने रिसर्च करी है उसका एक जस्ट क्या है, राइट। सो दे आर मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड व्यू, डिटेल्ड रिपोर्ट। दे यूजुअली फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड इंक्लूड हेडिंग्स एंड सबसेक्शन एंड ऑल, ताकि उसको जो रीडर है उसको नेविगेट करने में ईजी हो, राइट। सो फॉर्मल रिपोर्ट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रिसर्च रिपोर्ट्स, टेक्निकल रिपोर्ट एंड बिजनेस रिपोर्ट्स। तो फॉर्मल रिपोर्ट के 3 टाइप्स होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स तो वही जो आपने रिसर्च स्टडी करी है, कोई भी उसकी मैथडोलॉजी फॉलो जो करी है आपने, आपका रिसर्च डिज़ाइन कैसा था, आपने क्या साइटेशन यूज़ करी, किस किस का वर्क यूज़ किया है, उसके एनालिसिस में आपने कैसे टूल्स यूज़ करे हैं, उसका क्या कंक्लूजन, उसके आपके ऊपर उसके ऊपर रिकमेंडेशन क्या है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है एक रिसर्च रिपोर्ट में, राइट। जैसे अब मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी, लेट्स सी इफ़ आई हैव दैट रिपोर्ट, आई मीन लिटरेचर रिव्यू आई मेड। तो इफ़ आई हैव ना, तो आई शो यू कैसे फॉर्मेट रहता है। I think it is deleted or maybe currently I am not having it, but LR का एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें रिसर्च रिपोर्ट में ये सब कुछ हम हेडिंग वाइज मेंशन करते हैं, राइट। सो अ रिसर्च रिपोर्ट माइट एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्क, रिमोट वर्क ऑन द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और कोई भी एग्जांपल लेके यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ रिसर्च। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड कोड्स फ्रॉम द इंटरव्यू, मतलब स्टैटिस्टिक मतलब जो स्टैटिस्टिकल मेथड यू आर यूजिंग, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मेथड, वेरिएबिलिटी का, या फिर कोई सा भी आप स्क्यूनेस एंड कोटोसिस लगा के कोई सा भी एनालिसिस कर रहे हो, उसके रिलेटेड जो आपने उसके कंक्लूजन्स निकाले हैं अंडरस्टैंडिंग करते टाइम, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड देन कोटेशन फ्रॉम द इंटरव्यूज़, लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया, बट कोटेशन इन द सेंस कि आप साइटेशन देते हो कि आपने कौन कौन से ऑलरेडी जो पब्लिश्ड वर्क है उनका कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है। दैट रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी एंड साइटेशन इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ दिस यूनिट। सो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टेक्निकल रिपोर्ट होती है सेकंड। टेक्निकल रिपोर्ट मतलब जो इंजीनियरिंग एंड आईटी के रिलेटेड जब रिसर्च करते हैं या उनके रिलेटेड जो रिपोर्ट्स बनती है, दैट इज़ टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल इशूज़ एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड इट इज़ मोर ऑफ अ डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं वो। देन कम्स द बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट मतलब जो बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स पे बनेगी, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गई, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड कुछ भी रिलेटेड टू बिजनेस यू आर डूइंग एंड यू आर रिपोर्टिंग इट टू दैट पर्सन और योर सीनियर, दैट इज़ योर बिजनेस रिपोर्ट। वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, जैसे यू आर एनालाइजिंग द क्वार्टरली सेल्स डेटा, यू आर गेटिंग इनटू इनसाइट्स ऑफ द ट्रेंड्स और मेकिंग सजेशंस फॉर द एनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। सो दिस all are included in the business report only. Then the third type of major report is progress report. Progress report मतलब एक टाइम पीरियड, जैसे आपने डिसाइड किया कि आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट ले रहे हो एंड वो रिसर्च प्रोजेक्ट ओवर द 2 years चलेगा, राइट। आपको 2 years उस पर टाइम स्पेंड करना है, उसके ऊपर आपको सारा वर्क करना है फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, राइट। तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर इंटरवल पे यू विल सी ना कि आपकी स्टार्टिंग से लेके अब उस टाइम पीरियड तक कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो जब उस जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का यू आर मेकिंग द प्रोग्रेस, कि आप देखोगे कि 3 महीने बाद मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने कितनी प्रोग्रेस करी है पहले से फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। तो उसके लिए यू विल मेक अ 3 months का प्रोग्रेस रिपोर्ट, जहाँ पर आप मेंशन करोगे कि मैंने 3 महीने सारा क्या काम किया, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। इट प्रोवाइड्स अपडेट्स ऑन द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, या आपने जो कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट या कोई सा भी प्रोजेक्ट आपने
टेक ओवर किया है उसको आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. It highlights the accomplishment, challenges or the next step you are going to take in that particular project, right? Then comes the feasibility report. Feasibility report क्या होती है कि ये होती है कि जब एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ यू थिंक, तो बिज़नेस जब कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कमेटी से कंसल्ट करता है. तो वो जो इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है वो जो बिज़नेस के मैनेजमेंट है उनके साथ सारे कुछ डिस्कशन करते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका कितना फ़ायदा है, अगर हम नहीं करते हैं तो इसका कितना नुकसान है, या कुछ भी ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ दे आर मेकिंग द डिसीजंस, राइट. तो अगर मैनेजमेंट ने कोई प्रोजेक्ट प्रपोज किया है एंड आस्किंग वो उससे पूछ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट कमेटी से कि हमें इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन दैट केस दैट इन्वेस्टमेंट committee will or risk management committee will form a feasibility report कि ये सही भी है इनिशिएटिव लेना, या इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द कंपनी, या इसके पोटेंशियल रिस्क्स क्या है, उस सबको कंसिडर करके दैट कमेटी विल फॉर्म अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, राइट. सो दैट इज कॉल्ड अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट. क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सकता है, पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, इवन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ आ सकता है. दिस हेल्प इन किसके लिए यूज़ होता है? हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन to determine whether to proceed with the project or not, right. So next talking about the structure क्या होना चाहिए रिपोर्ट का. So सबसे पहले तो टाइटल पेज होता है, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखते हैं, एग्जेक्टिव समरी होती है. अब एक मैं करके बताती हूँ. वैसे ना ये इन्होंने ना रेपिटेटिव लिखा है, आगे ना ये सारा स्ट्रक्चर रिपीट है. आई विल टेल यू कहाँ पर. इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, आप पहले वहीं से रीड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. ये सारा रिपीट है यहाँ पर. 1 सेकेंड. देन इज़ वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स. ओके, पहले ना मैंने वहाँ पर लिखा भी होगा रिपीटेड, वहीं से रीड कर लेते क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में भी है तो एक तरह से कवर भी हो जाएगा. ये सो फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन यही है इसका कि स्ट्रक्चर भी वही होता है. सो फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव होना चाहिए एंड जो रीडर हो उनको समझ आए, राइट. सबसे पहले क्या आता है? टाइटल पेज होना चाहिए. एक जब आप रिसर्च लिख रहे हो, टाइटल क्या उसमें मेंशन करना है? पहले तो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट मेंशन करना है. इट शुड क्लियरली स्टेट द टाइटल एंड इट शुड बी इन्फॉर्मेटिव इनफ एंड रेलेवेंट टू द कंटेंट. मतलब जो आप रिसर्च जिसके ऊपर कर रहे हो उसके रिलेटेड होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतना आप सेंटेंसेज एज अ टाइटल लिख दोगे, दैट डजंट मेक सेंस. टाइटल मीन्स कि कंसाइजली आप उसको कैसे डिफाइन करते हो, राइट. सो अ वेल क्राफ्टेड टाइटल कैन ड्रॉ रीडर्स इन एंड सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट एज वेल. सो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू राइट द ऑथर मतलब यू इंक्लूड द पर्सन का नेम, और कोई भी पूरी टीम है तो पूरी टीम के पर्सन का नेम इन द वेरी फर्स्ट टाइटल पेज में ही, कि किस ने कौन कौन से पर्सन इंक्लूडेड थे इन दैट रिपोर्ट और दैट रिसर्च प्रोजेक्ट. सो दिस एस्टेब्लिशेज द अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी एज वेल. तो ये भी एक क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि अच्छा ये कोई ऐसे ही रिपोर्ट किसी ने नहीं लिख दी है. देयर वर अ टीम ऑफ मेंबर जिन्होंने एक्चुअली रिसर्च करी थी, एंड उसकी वजह से अगर कोई और पर्सन उस चीज़ को रेफर कर रहा होगा तो उसके लिए भी एक क्रेडिबल सोर्स उसको बोल सकते हैं. सो इफ एप्लीकेबल यू माइट इंक्लूड द पोजिशन फॉर द फर्दर एक्सपर्टीज एक्सेट्रा. दैट इज ऑप्शनल. देन डेट होनी चाहिए एट द डेट ऑफ सबमिशन और द पब्लिकेशन. दिस हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड. मतलब ये ना हो कि आप 1990s की रिपोर्ट लेकर बैठे हो और वो अभी रेलेवेंट भी नहीं है. आपको पता कैसे चलेगा? पता तभी चलेगा ना इफ़ द डेट ऑफ पब्लिकेशन इज़ मैंशनड दैट, राइट. तो जो जितना रीसेंट रिपोर्ट होगा फॉर द स्टडी जब आप कर रहे हो तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे एज़ कम्पेयर टू जो पहले से रिसर्च हो रखी है, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड द डेटा में वेरी एंड द कंक्लूजन में वेरी, राइट. So then institution and organization का name भी if there is any you can mention that as well. This adds a layer of professionalism and context, establishing authority behind the report, right. उसके बाद सेकेंड पेज पे there should be a table of content, मतलब इंडेक्स होना चाहिए रिपोर्ट का, कि उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना है कि आपकी रिपोर्ट के क्या क्या हेडिंग्स हैं, उसकी क्या सब हेडिंग्स हैं, ताकि अगर किसी पर्सन ने आपकी रिपोर्ट का कोई पर्टिकुलर हेडिंग पर ही नेविगेट करना है तो इट इज़ ईजियर फॉर देम एज वेल टू नेविगेट अराउंड योर रिपोर्ट, राइट. सो लिस्ट ऑफ हेडिंग सेक्शंस एंड सब सेक्शन शुड बी देयर विद कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स. उसमें हायरार्की ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर हम जब फर्स्ट पेज ही देखते हैं इसका, तो
वी सी यहाँ पर हमारे ये टेबल ऑफ कंटेंट है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमने इस चीज़ में क्या क्या देखना है, राइट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस, बट इस बुक का जो फर्स्ट वाला पेज है उस पर एवरीथिंग इज़ मैंशनड कि ये यूनिट है, इस यूनिट में ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स है, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स कवर्ड है, राइट। तो दैट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, जिसकी वजह से नेविगेशन ईजी हो जाता है और किसी को अगर पर्सन ने कोई एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है उसको वो भी ईजी लगता है। देन कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेट, मतलब आपके जो हेडिंग्स, जैसे अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी और फॉर्मेट कैसे, यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि जो मेन हेडिंग होती है उसको दे डू इन दिस बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, देन उसके बाद जो इसकी सब हेडिंग है वो ऐसे वन के साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं, देन इसकी अगर आगे जो सब हेडिंग होगी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बुलेट। सो दिस इज़ द फॉर्मेटिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे ही रिपोर्ट में भी एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द रिपोर्ट, ताकि रीडर को समझने में ईजी हो, राइट। देन एग्जेक्टिव समरी। अब एग्जेक्टिव समरी क्या होता है? एग्जेक्टिव समरी वो होता है कि जैसे अब व्हेन यू नो मेक योर रेज्यूमे, तो उसमें यू मेक द प्रोफेशनल समरी, मतलब जो आपका पूरा 1 पेज का रिज्यूमे है उसका आपका क्रक्स आपने लिखना है इन 2 और 3 लाइन्स। वैसे ही एग्जेक्टिव समरी होती है कि जो आप 15-20 पेजेस जितने की भी रिपोर्ट बना रहे हो उन 15-20 पेजेस का क्रक्स क्या है, जिस्ट क्या है, तो वो आपको लिखना है विद इन अ पैराग्राफ और 2, राइट। सो दैट इज कॉल्ड योर एग्जेक्टिव समरी। उसमें क्या क्या आना चाहिए? इट शुड इंक्लूड की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ताकि पूरी रिपोर्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए। It should be concise, it should be a standalone statement, standalone summary, and it should be engaging, ताकि रीडर का आगे रिपोर्ट रीड करने का एक कन्विंसिंग थॉट लगे। देन मतलब 1-2 पेज लॉन्ग हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच योर रिपोर्ट इज़। देन स्टैंडअलोन मीन्स इट कैन बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिपोर्ट, मतलब ये ना हो कि आप रेफरेंस दे रहे हो अपने एग्जेक्टिव समरी में कि रेफर टू दिस पेज फॉर दिस टॉपिक, दैट्स नॉट लाइक दैट। जितना कंसाइज होगा और स्टैंड अलोन होगा, मतलब अगर कोई पर्सन सिर्फ समरी पढ़े तो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि रिपोर्ट किसके बारे में, दैट मीन्स स्टैंड अलोन होना चाहिए। एंगेजिंग मतलब एंगेजेस द रीडर, ताकि वो आगे रिपोर्ट में पढ़ने के लिए वो कन्विंस हो, राइट। देन कम्स दी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। समरीज देने के बाद यू विल गिव दिस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इट शुड बी क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव, जो आप जिसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में यू आर टॉकिंग अबाउट, उसकी हेडिंग शुड बी क्लियर एंड शुड बी डिस्क्रिप्टिव इन इट्स ओन। देन इट शुड हैव अ कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने अभी फॉर्मेटिंग का बताया। एंड देन इट शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो, मतलब हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स के बाद जो सब हेडिंग आ रही है वो एक लॉजिकल फ्लो में जा रहे हैं। ये ना हो कि आप सब हेडिंग पहले लिख रहे हो और उसका मीनिंग पहले लिख रहे हो एंड बाकी का यू आर राइटिंग आफ्टरवर्ड्स, तो एक लॉजिकल फ्लो नहीं बैठता, कोहेरेंस नहीं आती, जिसकी वजह से रीडर कैन गेट कन्फ्यूज्ड ऑल्सो, राइट। सो फॉन्ट एंड स्पेसिंग शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसकी वजह से कई बार ये डिपेंड करता है कि आप कौन से जर्नल पे पब्लिश करने जा रहे हो ना, तो दे इवन प्रोवाइड यू विद दी फॉन्ट एंड स्पेसिंग का एक क्राइटेरिया, तो वो आपका मैच होना चाहिए अगर आप पब्लिश कर रहे हो। अगर आप पब्लिश नहीं कर रहे हो तो भी एक फॉन्ट एंड स्पेसिंग का देर इज़ अ फॉर्मेट, जैसे ज़्यादातर ना वी यूज़ टाइम्स रोमन विद अ 12 यूनिट का साइज़, तो वैसे इट शुड बी थोरो विद योर रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसी फॉर्मेट में, उसी फॉन्ट में, उसी स्पेसिंग के हिसाब से। ये ना हो कोई आपकी कोई एक हेडिंग कहीं और जा रही है, उसका फॉर्मेट कहीं और जा रहा है, सो दैट शुड नॉट बी देयर। सो फॉन्ट टाइप क्या होना चाहिए? एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री, इन तीनों में से कोई भी यू कैन यूज़। डेकोरेटिव फॉन्ट नहीं होने चाहिए, ताकि जो एसेंस ऑफ योर रिपोर्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन उसके बाद साइज़ टिपिकली 11 to 12 पॉइंट्स इज़ ओके, एंड हेडिंग्स का आप बड़ा कर सकते हो 14 to 16 मैक्सिमम। देन लाइन स्पेसिंग 1.5 की ही यूज़ होती है ज़्यादातर। एंड देन पैराग्राफ स्पेसिंग, एडिशनली कंसिडर एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ्स। क्यों? क्योंकि वो आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी होता है कि यहाँ से नेक्स्ट पैरा स्टार्ट हो रहा है। देन कम्स मार्जिन एंड अलाइनमेंट, जैसे दीज आर द मार्जिन एंड अलाइनमेंट्स। मार्जिन्स एंड अलाइनमेंट मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जस्टिफाइड अलाइनमेंट यूज़ होती है, बट यू कैन इवन यूज़ लेफ्ट अलाइन, सो दैट्स अप टू यू कि आप कौन से जर्नल में यू आर पब्लिशिंग, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मार्जिन इस साइड पे यू कैन हैव अ 1 इंच ऑफ मार्जिन, एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट इज जनरली लेफ्ट अलाइन, और यू कैन गो फॉर अ सेंटर अलाइंड और इवन दी जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये तीनों वर्क करती हैं। देन जैसे इन्होंने यहाँ पर तो लिखा है अवॉइड जस्टिफिकेशन, बट मैनी ऑफ द टाइम्स सम जर्नल्स आस्क फॉर जस्टिफाइड अलाइनमेंट ओनली, बट लेफ्ट अलाइन ज़्यादा यूज़ होती है। देन
उसके बाद विजुअल्स एंड ग्राफिकल एलिमेंट्स, अगर कोई आपका कंटेक्स्ट ऐसा है दैट यू आर गोइंग टू हैव अ डेटा लाइक कोई टेबल एंड ऑल है, तो उसका जो विजुअल इम्पैक्ट होना चाहिए दैट शुड बी अपीलिंग एंड इट शुड मैच योर फॉन्ट एंड ऑल, कि आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको मैच करना चाहिए. अगर कोई इमेजेस वगैरह है, चार्ट्स वगैरह है, तो दैट इज़ ट्रूली ऑप्शनल. अगर आप ऐड कर रहे हो इट शुड ऑल्सो मैच, कि ये ना लगे कि वो अलग से ही चमक रहा है आपकी रिपोर्ट में, राइट. तो इट शुड हैव अ कंसिस्टेंट स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ इमेज शुड बी हायर रेजोल्यूशन. लो रेजोल्यूशन इमेजेस को यू शुड इग्नोर, क्योंकि उससे प्रोफेशनलिज्म पे क्वेश्चन मार्क आता है, राइट. सो लास्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इन योर रिपोर्ट इज साइटेशन एंड रेफरेंसेस ज़रूर होनी चाहिए. मतलब साइटेशन एंड रेफरेंसेस क्या होती हैं? पहले तो साइटेशन समझो. साइटेशन होती है व्हेन यू आर यूजिंग समवन्स वर्क. मतलब आप अलग अलग रीडर से यू आर यूजिंग देयर, मतलब उनका काम आप रीड करते हो जब, तो आपको वहाँ से कुछ फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस चाहिए कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट मेरे रिपोर्ट में भी होना चाहिए. तो उस केस में यू कैन यूज़ दैट, बट वहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है दैट आई हैव यूज फ्रॉम दिस. मतलब ऐसे नहीं लिखना होता है दैट आई हैव यूज फ्रॉम दिस, बट उनका एक साइटेशन का रेफरेंस का एक स्टाइल होता है दैट इज़ APA फॉर्मेट. ज़्यादातर APA फॉर्मेट यूज़ होता है. जैसे वो लिखेंगे कि अगर आपने कोई तो पब्लिशर नहीं, बट अगर आपका जो रिपोर्ट का ऑथर था दैट वाज फॉर एग्जांपल राजेश शर्मा, राइट. तो APA फॉर्मेट में, और वो जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है दैट इज़ इन 2004, राइट. तो आप कैसे लिखोगे APA फॉर्मेट में? इट विल बी लाइक लास्ट नेम पहले, जैसे शर्मा इज़ देयर, शर्मा कॉमा एंड देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन दैट इज़ 2004. तो वो साइटेशन आपको करनी पड़ती है, आप खुद से नहीं करते हो, बट आप ना वर्ड में कर सकते हो, या फिर आपके काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो आपके ऑटोमेटिकली साइटेशंस कर देते हैं व्हेन यू ऐड योर सोर्सेज. तो उस वे में आपको साइटेशंस करनी होती हैं. अब ये साइटेशन और रेफरेंसेस ना हम आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वह कैसे करते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग विल स्टडी आगे. एंड देन लास्ट इज आर रेफरेंस लिस्ट एंड दी मैनेजमेंट टूल. ये देखो जैसे इन्होंने मैनेजमेंट टूल लिखे ना, जोटेरो एंड नोट, ये ऐसे है कि जो अपने आप साइटेशन और रेफरेंस को मैनेज कर रखते हैं और वो आपकी रिपोर्ट में ऐड कर देते हैं. देन रेफरेंस लिस्ट, मतलब जो आप लास्ट में रेफरेंसेस डालोगे, कि सारे रेफरेंस जो जो आपने अपनी रिपोर्ट लिखने में जिन जिन का रेफरेंस लिया है वो आप रेफरेंस लिस्ट में डालोगे, ठीक है. और रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस होता है. रेफरेंसेस तो होते हैं जो आपने ऊपर साइटेड इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सारे इकट्ठा एक बार आप लास्ट में लिखोगे. बट बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी वो होती है कि जिस वो तो होंगे सारे रेफरेंस वाले, बट अगर इन एडिशन आपने कोई और चीज़ भी रेफ़र करी है बट उसकी साइटेशन ऊपर आपने नहीं करी बिकॉज उतना नीड नहीं पड़ा, बट यू हैव रेफर्ड दैट, तो बिब्लियोग्राफी में वो अनसाइटेड इन्फॉर्मेशन और अनसाइटेड जर्नल और आर्टिकल कोई भी विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड, ठीक है. सो साइटेशन, रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी, इन तीनों का डिफरेंस कैन ऑल्सो कम, एंड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री, राइट. इसका मैंने एक टेबल सा भी बनाया है यहाँ पे, ये देखो, साइटेशन, रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है. उसके बाद अपेंडिसेस, मतलब कोई भी आपने जैसे गूगल फॉर्म एंड ऑल अगर आपने भरवा के किया है उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन ऐड दी अपेंडिक्स का कॉलम एंड उसमें उसका लिंक या फिर QR ऐड करके यू कैन गिव दी अपेंडिक्स का कॉलम. क्लियरली लेबल अपेंडिक्स आपको लेबल करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने उसमें क्या ऐड किया है. देन यू कैन इवन मेंशन the refer that appendix in the text also. Limitation क्या होती है? Keep in mind that appendix should contain only the relevant information. Excessive detail नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से readers confused हो, right. So हमारा ये वाला भी हो गया. ऊपर देखिए एक बार जहाँ पर we were there. Okay, so this was the there ना structure, हमने structure कर लिया. स्ट्रक्चर के बाद वी हैव टू मूव टूवर्ड्स दिस सेक्शन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग बिकॉज एक्सप्लेन हाउ रिसर्च वाज कंडक्टेड, ठीक है. डिस्कशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन सब कुछ भी ऐड कर देते हैं हम उसमें, अभी स्ट्रक्चर में ही बता दिया. देन राइटिंग स्टाइल एंड टोन कैसी होनी चाहिए आपकी? एक तो इट शुड बी क्लियर,
क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में, आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखनी चाहिए, एंड इट शुड बी कंसाइज इनफ कि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, घुमा फिरा के यू आर नॉट राइटिंग जस्ट अननेसेसरली, यू आर नॉट पेज भरने वाला काम नहीं कर रहे हो. देन उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में, दैट इट शुड प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, मतलब विदाउट एनी बायस, एंड प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके यू आर प्रेजेंटिंग योर इन्फॉर्मेशन. देन लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड ऑल, उस लॉजिकल फ्लो में इट शुड गो. A well structured report helps the reader to understand the key information clearly. देन एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हमको प्रूफ रीड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तो आपको क्लैरिटी चेक करनी पड़ेगी, ऊपर से लेके आप नीचे तक पढ़ोगे. देन यू मे एनकाउंटर सम फ्रेजेस और सम वर्ड्स लाइक दैट कि जो फिट नहीं बैठ रहे हैं या फिर उसके जगह कुछ बेटर यूज़ हो सकता है. देन योर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग कम्स इन टू पिक्चर. देन ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर अगर हो सकते हैं तो वो चीज़ चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, कि मतलब पास्ट प्रेजेंट टेंस अगर कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो वो होनी चाहिए. हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के अगर बुलेट पॉइंट आगे पीछे हो रहे हैं वो दैट शुड बी कंसिस्टेंट इनफ. देन सीक द फीडबैक. अगर आप किसी और को प्रूफ रीडिंग के लिए दे रहे हो देन यू शुड आस्क फॉर दी फीडबैक, ताकि पूरा रिपोर्ट की आप क्वालिटी पता चल सके. ठीक है. देन मूविंग टू वर्ड्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट तो हो गया, वही चीज़ इन्होंने बार बार बोला है, यहीं पे सेम लिखी है. इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट क्यों यूज़ होती है, फॉर्मल क्यों यूज़ होती है साथ में. यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दे दी. देन प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों होती है. देन फिजिबिलिटी स्टडी. ठीक है. देन स्टेप्स क्या होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के, आप कैसे लिखोगे रिपोर्ट. सबसे पहले तो आपको अपना जो रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है वो सेट करना है. यू शुड डिफाइन द क्लियर ऑब्जेक्टिव, एंड देन यू शुड नो कि आपकी ऑडियंस कौन है. तो उसके अकॉर्डिंग ही योर कंटेंट एंड योर लैंग्वेज शुड बी. इतने जार्गन्स यू शुड नॉट यूज़ कि आपकी रीडर्स को समझ ही ना आ पाए. इतनी टेक्निकल लैंग्वेज यू शुड नॉट यूज़ इन द रिपोर्ट. इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज विद ईजी वोकैबुलरी जो अंडरस्टैंडेबल हो टू द टारगेट ऑडियंस. ठीक है. देन सेकेंड स्टेप, यू विल रिसर्च एंड गैदर द इन्फॉर्मेशन. जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके अकॉर्डिंग यू विल गो अहेड विद द कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन दैट. वो क्रेडिबल सोर्सेज से होना चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए. क्रेडिबल सोर्सेज मतलब रिलायबल सोर्सेज. जैसे हमने ऊपर बात करी कि जब हम नेम्स लिखते हैं ऑथर्स के, देन वी राइट नेम्स विद समटाइम्स इंस्टीट्यूशन. तो उससे जब व्हेन यू राइट दैट थिंग ना, एंड साइटेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि नंबर ऑफ साइटेशन दैट रिसर्च पेपर हैज़, दैट मीन्स दैट सोर्स इज़ अ क्रेडिबल सोर्स एंड मैनी पीपल हैज़ रेफर्ड टू दैट. तो वो भी एक चीज़ होनी चाहिए. ये ना हो कि आप किसी का भी रिसर्च पेपर उठा के यू आर जस्ट रेफरिंग टू दैट थिंग. अगर वो क्रेडिबल नहीं है दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट. देन उसके बाद यू शुड प्लान दी स्ट्रक्चर ऑफ योर रिपोर्ट, मतलब एक आउटलाइन ड्राफ्ट टाइप यू विल फ्रेम, ताकि किस किस डायरेक्शन में योर रिपोर्ट इज़ गोइंग टू बी. तो उसका आपने एक आउटलाइन क्रिएट करना है. एंड देन यू विल डिसाइड कि हेडिंग्स क्या होंगी, सब हेडिंग्स क्या होंगी, किसके अंदर कैसे बुलेट पॉइंट्स आएंगे एंड ऑल दैट. पूरा स्ट्रक्चर यू विल प्लान, एंड देन उसके बाद आप एक ड्राफ्ट रेडी करोगे. स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यू विल यूज़ द क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, ताकि जो आपका आइडिया है वो इफेक्टिवली यूज़र तक पहुंच सके, रीडर तक पहुंच सके. और जितने कम जार्गन्स यू विल यूज़, जितने टेक्निकल वर्ड्स यू विल यूज़ लेस, उतना ही रीडर्स को ईजी होगा टू अंडरस्टैंड योर थॉट, राइट. देन उसके बाद वी विल रिव्यू एंड रिवाइज अपना जो फर्स्ट हमने ड्राफ्ट बनाया था उसको हम रिव्यू करेंगे एंड रिवाइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी मेथड. मतलब अलग अलग लोगों से पर्सपेक्टिव लेके यू विल रिव्यू इट एंड यू विल रिवाइज अगर कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं. विल चेक द क्लैरिटी एंड एडिट द ग्रामर एंड स्टाइल, इंक्लूड द विजुअल्स एंड ऑल. जहीं कहाँ पे भी इंक्लूड होने चाहिए रिपोर्ट में, देयर यू विल इंक्लूड द चार्ट्स, ग्राफ्स एंड इमेजेस जहाँ पर भी रेलेवेंट हो. एंड देन यू विल गो अहेड विद राइटिंग द एग्जेक्टिव समरी. एग्जेक्टिव समरी में यू विल मेंशन योर फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट एंड शुड क्लियरली समराइज द की पॉइंट्स. कि अगर आपका कोई पर्सन सिर्फ एग्जेक्टिव समरी पढ़ रहा है तो उसको एक प्रॉपर ऊपर से आइडिया हो जाएगी ये रिपोर्ट किसके बारे में है. देन यू विल मूव टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट. अभी तो हम फर्स्ट ड्राफ्ट के ऊपर सारा काम कर रहे थे, सारी एडिटिंग एंड ऑल कर लिया. उसके बाद विल प्रिपेयर अ फाइनल ड्राफ्ट. उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे हमने डिसाइड किया है वैसे उस फॉर्मेट में रिपोर्ट लिखेंगे. देन वी विल इंक्लूड द टेबल ऑफ कंटेंट ऑल्सो. जैसे हमने ऊपर देखा कि पहले हेडिंग आएगी, देन सब हेडिंग में क्या क्या टॉपिक्स है वैसे आएंगे, पूरा उस हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा. उसके बाद विल फाइनली प्रूफ रीड एंड फाइनलाइज इट.
and publish the report, right? So हमें ज़रूरी क्यों है? Following the above steps of report writing, we can significantly enhance the quality and the effectiveness of the report, right? So we can effectively communicate your findings and the insights, ठीक है? So whether it is an academic research or a business setting, the good report writing is essential skill that can influence the decision making and drive the success, right? फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया. And with this our report writing the first part is over. Then moving towards second part, where we will move towards the references, citation, bibliography and referencing styles, paraphrasing and ethical consideration. Process is also there. Process referencing का is simple only. आप इसका सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो इसका प्रोसेस इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी लॉन्ग तरीके में इन्होंने दिया है. दैट डजंट मेक एनी सेंस ऑफ लर्निंग. So we'll read once, but the main focus should be on referencing style, paraphrasing and ethical consideration, and citation, bibliography and references is there. तो ये 3-4 टॉपिक पर ही you have to focus on this half of the video, right? बाकी will read from the book only. ठीक है. सो आपको सबसे पहले तो रेफरेंसिंग समझनी है कि क्यों करनी है रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग क्या होती है? रेफरेंसिंग इज़ बेसिकली जब आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे हो, देन द पर्सन हु इज़ रीडिंग माइट आस्क कि ये आप सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, बट आप ये लेकर कहाँ से आ रहे हो? उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्रेडिबल सोर्स है या नहीं? उसको कैसे पता चलेगा रीडर को कि आप जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज़ वैलिड और नॉट, सही भी है कि नहीं? हम कैसे बिलीव करें? सो एक बिलीफ और क्रेडिबिलिटी लाने के लिए एंड उसको एक प्रूफ देने के लिए कि हाँ हमने रिसर्च करके ही वी आर प्रोवाइडिंग विद दिस रिपोर्ट, in that case you have to give the referencing, right? So it is the whenever you write a paper, thesis, article or any kind of academic document, you must show from where you got your information. This is called referencing or citation, right? This means that you are giving credit to the sources of the information. मतलब जिससे आप इन्फॉर्मेशन यूज़ करो, जिसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करो उसको क्रेडिट दे रहे हो. जैसे हम सोशल मीडिया पे व्हेन दैट पेजेस, मीम पेजेस पोस्ट समथिंग ना, तो वो नीचे इफ़ दे डोंट गिव दी क्रेडिट कि आपको ये वीडियो कहाँ से मिली, सो दैट वहाँ पर जो ओनर होता है अगर उसको पता चल जाता है तो दे आस्क ना कि हमें भी क्रेडिट दो कि हमारी वीडियो है, राइट? तो दैट इज़ द क्रेडिट भी होना चाहिए जो ओरिजिनल ओनर है ऑफ दैट कंटेंट, राइट? सो द मेन रीज़न वाई रेफरेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म इज़ आप जैसे प्लेगरिज्म इज़ एक फैंसी वर्ड ऑफ चीटिंग है कि आप किसी का और का काम चुरा के यू आर यूजिंग दैट फॉर योर ओन पर्पस. सो इट शुड नॉट बी डन इन दैट प्रोफेशनल सेटिंग. सो रेफरेंसिंग से प्लेगरिज्म भी हट जाता है, दैट यू आर गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू दैट पर्सन जिसका वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है? सो यू नीड टू शो द सोर्स फॉर दैट एंड वी विल लर्न कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, टूल्स कैसे मैनेज होते हैं एंड हाउ टू यूज़ द इन-टेक्स्ट citation in this case. So we should respect that intellectual property rights of that person by acknowledging that, and failing to do that we will lead to many consequences of plagiarism. But also आर एथिकल वायलेशन भी हो जाता है, एथिक्स भी वायलेट होते हैं व्हेन यू जब प्लेगरिज्म को यू एक्सरसाइज, राइट? सो कॉन्सेप्ट वी हैव क्लियर विद मेक योर वर्क रिलायबल एंड इट शोज दैट you have done your research. If you don't provide references, it results into plagiarism. So plagiarism is basically when you take someone else's words or idea and use them for your own without giving them any credit, right? To avoid plagiarism, always give credit for the information. Use quotation mark जब आप in text citation कर रहे हो तो quotation mark में if you are using exact words, even when you paraphrase, मतलब आप अगर किसी के आइडिया को as it is यूज़ नहीं करके उसी को सेम आइडिया को अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू साइट द सोर्स कि आपने ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली. बी केयरफुल वाइल यूजिंग द ऑनलाइन सोर्सेज बिकॉज समथिंग इन ऑन द इंटरनेट डजंट मीन यू नीड टू साइट इट. सब कुछ सही नहीं होता. यू शुड बी क्रेडिबल वाइल यूजिंग दैट थिंग, ठीक है? सो रेफरेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड इट इंश्योर्स दैट क्रेडिट इज गिवन टू द ओरिजिनल ऑथर्स, ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जब रेफरेंसिंग लोग करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स इंक्लूड इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग, मतलब कभी यू आर यूजिंग MLA काइंड ऑफ फॉर्मेट और कभी कभी यू आर यूजिंग APA. तो मिक्स नहीं होना चाहिए. एक ही साइटेशन स्टाइल फॉलो करो और ओवर दी पूरे रिसर्च में थ्रू आउट द रिसर्च यू आर फॉलोइंग दैट सेम स्टाइल ओनली. तो इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग शुड नॉट बी देयर. मिसिंग रेफरेंसेज, मतलब आपने साइटेशन तो डाल दी बट उसके लास्ट में रेफरेंस नहीं डाला कि हमने ये साइटेशन बीच में यूज़ करी है. सो हाउ विल द यूज़र गेट टू नो कि वो क्रेडिबल था भी नहीं,
कि नहीं. रेफरेंस में ना वी पुट द लिंक ऑल्सो कि अच्छा अगर किसी को चेक करना है जाके तो ही और शी कैन चेक इट आउट कि जो हमने साइटेशन यूज़ करी है तो वो रेफरेंस में जाके वो चेक कर सकता है. साइटेशन में वी डोंट प्रोवाइड द लिंक, रेफरेंस में वी प्रोवाइड द लिंक, है ना. तो अगर आपकी रेफरेंसेज में साइटेशन में कुछ चीज़ है अगर वो रेफरेंस में नहीं है दैट शुड नॉट बी देयर, तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता. तो दैट शुड बी टेकन केयर कि आप रेफरेंस में भी वो चीज़ मेंशन कर रहे हो. देन इनकरेक्ट साइटेशन फॉर्मेट बता दिया. एंड देन फेलियर टू साइट सेकेंडरी सोर्स प्रॉपरली. ठीक है. उसके बाद यू मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग इन योर रेफरेंस. क्या क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए. यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ सोर्सेज. जो आप सारे सोर्सेज यूज़ कर रहे हो उसका सोर्स का एक ट्रैक रखो, एक डॉक्यूमेंट बना के रखो कि हमने कौन कौन से सोर्सेज लिए हैं, कौन कौन से यूज़ करे हैं. देन साइटेशन स्टाइल आपका थोरो थ्रू आउट द रिसर्च शुड बी यूनिफॉर्म. एक ही स्टाइल आप फॉलो करो, वही चीज़ सब जगह यूनिफॉर्मली फॉलो करो. देन क्रॉस चेक विद द साइटेशन एंड द रेफरेंस लिस्ट. मतलब जो साइटेशन आपने लिखी है वो रेफरेंस में सारी है या नहीं, और जो रेफरेंस में सब लिख रहे हो वो साइटेशन में है या नहीं, तो ये टैली होना चाहिए. देन उसके बाद रिव्यू या गाइडलाइंस, मतलब जो भी जर्नल में यू आर गोइंग टू पब्लिश, तो अगर उसमें कोई एडिशनल गाइडलाइन है यू शुड रिव्यू दैट. क्या क्या सोर्स हो सकते हैं रेफरेंस के. बुक्स हो सकती हैं, जर्नल आर्टिकल्स हो सकते हैं जो उस पर्पज़ के लिए बने हैं. देन आपकी वेबसाइट्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, थीसिस और डिजर्टेशन जो ऑलरेडी मतलब लोगों ने वर्क कर रखा है उसके ऊपर, दैट इज़ थीसिस एंड डिजर्टेशन. देन इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है. मीडिया सोर्स हो सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर का सोर्स यू कैन टेक. तो ये कोई सा भी रिसोर्स हो सकता है. यू कैन रीड यहाँ से, उन्होंने उस चीज़ के बारे में ही एक्सप्लेन किया. ठीक है, कैसे वो सोर्स बन सकता है. ठीक है. तो हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव आस्पेक्ट है. तो जैसा आपको डॉक्यूमेंट, जैसा आपको डेटा चाहिए उस हिसाब से यू विल चूज़ योर सोर्स. ठीक है. तो अब बात करें हम इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है और बिब्लियोग्राफी क्या होती है. सो इन टेक्स्ट साइटेशन तो मैंने आपको बता दी, एक जो आपको भी एग्जांपल दिया शर्मा वाला, तो दैट इज़ इन टेक्स्ट साइटेशन. ये देखो यहाँ पर प्लेस साइटेशन विद इन योर मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब जो आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसके अंदर यू आर प्लेसिंग योर साइटेशन. आफ्टर रेफरिंग द इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन जो आपने ली थी वो लिख ली, उसके बाद जैसे वो एंड होती है देन यू आर रेफरिंग योर प्लेसिंग योर साइटेशन राइट देयर. सो मेथड्स दो होते हैं, दो प्राइमरी मेथड होते हैं ऑफ साइटेशन. दैट इज़ डायरेक्ट कोटेशन, या तो आप एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करते हो, तो जैसे किसी का कोट वगैरह होता है तो वी यूज़ दी डबल कोटेशन मार्क ना, तो टू राइट दैट. तो दैट इज़ तो फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग इन टेक्स्ट साइटेशन, मतलब अपेंड द साइटेशन आफ्टर द कोट. एंड देन इज पैराफ्रेजिंग, मतलब अगर सेम आइडिया है बस आपने अपने वर्ड्स में उसको लिख रहे हो, दैट इज़ पैराफ्रेजिंग. तो दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन द साइटेशन कि आपने आइडिया कहाँ से लिया है, राइट. देन फॉर्मेट क्या होना चाहिए. APA फॉर्मेट, MLA, शिकागो, ये सारे फॉर्मेट होते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन के. सो हम ज़्यादातर APA फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं. इन टेक्स्ट साइटेशन आर ब्रीफ एंड सिंपल, इंक्लूड्स लास्ट नेम एंड द पब्लिकेशन ईयर. तो जैसे ये APA तो मैंने आपको बताया, तो ऐसे शर्मा कॉमा 2020 ऐसे आ जाएगा, और MLA में कॉमा नहीं आएगा. तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस, लिखने का तरीके में डिफरेंस है और कुछ नहीं है. बट ये एक फॉर्मेटिंग का फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है, तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए. वही चीज़ आपको मैं ऊपर भी बता रही थी दैट इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द फॉर्मेट. तो अगर आप APA यूज़ कर रहे हो सब जगह तो फिर APA ही यूज़ करो, राइट. तो उसके बाद एक रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी तैयार करनी है, तो मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ. रेफरेंस लिस्ट मतलब जो आपने साइटेड सोर्स है उसकी लिस्ट बनाना. बिब्लियोग्राफी इज ऑल सोर्सेज की लिस्ट बनाना, साइट वो हो चाहे वो साइट आपने ना की है, राइट. देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशन. आप कैसे करोगे सारी APA स्टाइल में, वी डू दैट. देन कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टाइल यूज़ होते हैं. सबसे पहले इस APA दैट इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, दैट इज़ मेनली यूज इन सोशल साइंसेज, एजुकेशन एंड ऑल में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है. साइट करते टाइम वी यूज़ लास्ट नेम एंड दी ईयर, जैसे हमने ऊपर देखा, ये इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ APA, लास्ट नेम एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. देन इट एम्फेसाइजेज ऑन द पब्लिकेशन डेट, क्योंकि हम साथ में लिखते हैं उसके. इन टेक्स्ट साइटेशन आर क्लियर एंड कंसाइज. ये क्लियर एंड कंसाइज मतलब डायरेक्ट पता लग रहा है किसका रेफरेंस यू आर टेकिंग. एंड देन रेफरेंस की लिस्ट में क्या क्या आता है ये याद रख लेना, कि वहाँ पर वो पूछ सकते हैं कि APA में क्या क्या लिखते हैं हम. पहले हम ऑथर लिखते हैं, फुल नेम लिखते हैं ऑथर का. उसके बाद वी राइट द डेट इन द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट में डेट लिखते हैं. देन वी राइट द टाइटल,
इन इटैलिक्स, मतलब जो टाइटल ऑफ जर्नल है या टाइटल ऑफ बुक है, किसी का भी टाइटल यू आर रेफरिंग टू, देन वो जो टाइटल ऑफ दैट वर्क होएगा दैट विल बी इन इटैलिक्स, एंड पब्लिकेशन डिटेल वुड बी द पब्लिशर का नेम, ठीक है। कई ऐसे स्टाइल होते हैं जिसमें पेज नंबर्स एंड ऑल भी होते हैं, बट APA में जनरली पेज नंबर का पोर्शन नहीं आता, राइट। तो ये बाकी सारे जो है MLA एंड शिकागो एंड बाकी सारे, इसको सिर्फ यू कैन रीड, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आपको आ जाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइटेशंस पे ही क्वेश्चन लिखो, देन यू कैन राइट एक MLA लिख सकते हो, APA तो लिख ही लोगे, MLA लिख लोगे, शिकागो लिख लोगे, उसके बाद हार्वर्ड होता है एक, IEEE होता है, एंड योर ट्यूराबाइन। ये अब सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आई विल शेयर द दिस PDF विद यू, तो उसमें यू विल रीड पहले एक बार, तो यू विल गेट टू नो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लिखना ये चारों चीज़ें ही हैं, बस इनके कभी ऑथर का नेम आगे आ जाएगा या किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम होएगा, किसी का सिर्फ लास्ट नेम होगा, तो ऐसे करके ही थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यू विल अंडरस्टैंड, ये सिंपल ही है। तो उसके बाद की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, सोर्स का ही तुमने पढ़ लिया, बुक्स हो सकती है, जर्नल आर्टिकल्स, वेबसाइट एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स। इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है रेफरेंसिंग? सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल होता है। जब आप किसी साइटेड पेपर को देखते हैं जिसकी साइटेशंस आर वेरी लार्ज इन नंबर की, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको यूज़ किया है, देन इट मीन्स कि वो एक क्रेडिबल सोर्स है, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ साउंड एविडेंस एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, राइट। देन उसके बाद एकेडमिक इंटीग्रिटी बिल्ड होती है। इफ़ प्रॉपर रेफरेंसेज इज गिवन, देन academic integrity is maintained and we have to show the respect for the work of others and acknowledge that। अगर हम नहीं करते हैं तो plagiarism हो जाता है। then it always build the knowledge, referencing help to build the existing knowledge by citing others work you can contribute to ongoing scholarly conversation, मतलब उनका पार्ट बन सकते हैं, you will have the experience of others, आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। then facilitating further research, अगर आप कहीं इसके बाद कोई और वर्क करना चाहते हो एक रिसर्च कंप्लीट करने के बाद, देन यू विल हैव दी फॉलो अप्स ऑन योर वर्क ईजिली, क्योंकि आपने साइटेशंस उस पर कर रखी होगी, एंड दैट इज़ मैंशनड इन दैट एनीथिंग पब्लिशिंग साइट और एनी वेयर यू हैव पब्लिश दैट, तो वहाँ पर सारा वर्क दिखता है कि दैट इज़ अ क्रेडिबल सोर्स। देन अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग बाय क्लियरली इंडिकेटिंग योर इन्फॉर्मेशन वेयर इड योर इन्फॉर्मेशन कम फ्रॉम, तो वो रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को कम कर देता है, राइट। देन उसके बाद सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, रेफरेंस प्रोवाइड एविडेंस needed to support your claims. When you make any statement backing up with a reliable source, that strengthens your argument and gives it weight, मतलब वो आपको सपोर्ट करता है कि जो भी आप कंक्लूजन दे रहे हो उसका कितना रिलायबिलिटी है, आप क्योंकि दूसरे पर्सन के वर्क को जो ऑलरेडी साइटेड है, क्रेडिबल सोर्स से है, उसको साइट कर रहे हो, राइट। सो इन समरी द proper referencing is vital for maintaining the credibility, integrity and clarity in the research, right। कैसे ट्रैक रख सकते हो, आपको बताया पहले, तो या तो खुद से रख लो या किसी भी मैनेजमेंट टूल को यू कैन यूज़। मेंडले बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट ऑन योर ओन, यू कैन ट्रैक वाइल यू आर राइटिंग, जब आप यूज़ करो तभी यू आर मेकिंग अ ट्रैक रिकॉर्ड, तो दैट्स द थिंग, ठीक है। देन कम्स द पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, व्हेन यू आर टेकिंग आइडिया फ्रॉम समवेयर, some research paper or some journal article, right, but you are not writing that content exactly, बट उसका आइडिया सेम है, बट आप उसको अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, है ना। तो जैसे अब आप यहाँ से रीड कर रहे हो, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखते हो, वो अपनी मर्ज़ी से लिखते हो ना, आपको आइडिया होता है कि आपने क्या लिखना है, बट आपको लिखना तो वहाँ पे आपने खुद ही है, खुद लिखते हो तो वो एग्जैक्ट बुक वाली वर्ड्स नहीं आते ना, तो दैट्स कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, मतलब आप एग्जैक्ट नहीं लिख रहे, बट आइडिया इज सेम ओनली। सो टू पैराफ्रेज इफेक्टिवली वी हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दी ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए बोलते पहले समझो, समझ में आ जाएगा तो आप खुद लिख सकते हो, तो दैट्स कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग दी ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप बुक का एग्जाम्पल ले लो, अब बुक में आप समझ रहे हो, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप समझ रहे हो, उसके बाद आप एग्जाम में खुद लिखोगे, राइट। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दी ओरिजिनल कॉन्टेंट, ताकि आप ढंग से उसको, उसके आइडिया को कन्वे कर सको, राइट। सो टू पुट दी टेक्स्ट साइड, साथ में रख के ओरिजिनल सोर्स को, ताकि आप बिल्कुल गलती से भी एग्जैक्टली कॉपी ना करो। यू आर पैराफ्रेजिंग, मतलब आइडिया सेम होना चाहिए, बस वर्ड सेम नहीं होने चाहिए। यूज़ योर ओन वर्ड्स, compare after writing your paraphrase, compare it to the original source and make sure you haven't used the same phrases, same words नहीं होने चाहिए, but you have to use your own words। then you have to cite the source कि कहाँ से, paraphrasing में भी source cite करना is important। original अगर ये था कि climate change is causing this arctic ice to melt to an alarming rate which is leading to this and this, ठीक है, ये शर्मा जी ने लिखा,
इसका पैराफ्रेज वर्जन क्या हो सकता है, ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे अब ये इधर यहाँ पे इन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया दिस, तो ये सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया कि वी आर रेफरिंग टू हिज आइडिया, द रैपिड मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। तो लिखा वही है, मतलब वही है, बट अपने वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट प्लेगरिज्म कैन अक्कर इवन इफ यू डोंट मीन टू डू इट, बाय प्रैक्टिसिंग प्रॉपर पैराफ्रेजिंग इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू साइट योर सोर्सेज टू अवॉइड दिस इशू, राइट। सो कोटेशन का क्या रोल होता है, जो हमने मतलब कोटेशन मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी करना जो उन्होंने लिखा हुआ है। तो वाइल पैराफ्रेजिंग इज कॉमन इन रिसर्च, समटाइम्स यू विल नीड टू यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स, अगर आप जो सोर्स से रेफर कर रहे हो दैट आपको एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। It is important to use quotes to correct quotes correctly to avoid the plagiarism. So when you put the quoted text in the quotation mark, it is clearly shows that the words are not your own, मतलब हम कहीं से direct copy कर रहे हैं. Cite the source, जब आप quotation पूरी करो उसके बाद you will write the source, then introduce the quote. Before quotation provide some context कि आप use क्यों कर रहे हो, right? So it is important to use the quotes sparingly, and overusing direct quotes can make your paper look unoriginal. मतलब हर जगह नहीं आप यूज़ कर सकते, कोई एक आइडिया पे या एक दो आइडिया जहाँ पर आप अपने वर्ड्स में नहीं लिखना चाहते, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर सेंटेंस फ्रेमिंग इज़ परफेक्ट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ना, तो वहाँ पर यू कैन यूज़ दी एग्जैक्ट कोड्स। दैन सेकेंडरी रेफरेंसिंग, जो हमने इंटेक्स साइटेशन की बात करी एंड रेफरेंस लिस्ट की बात करी, वो रिपीट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कॉमन रेफरेंसिंग्स का मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ से आप एक तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, देन यू हैव द आंसर कि दोनों सब में डिफरेंस क्या होता है। देखो यहीं से मैं बता देती हूँ, APA में आप ऐसे कॉमा डाल के लिखते हो, MLA इज़ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, उसमें आप कॉमा नहीं डालते, जस्ट यू राइट दी पेज नंबर, इसमें देखो पेज नंबर लिखते हैं ऑफ विद लास्ट नेम, कॉमा भी नहीं डालते। शिकागो में हम कैसे यूज़ करते हैं, द ऑथर डेट सिस्टम, ऑथर और डेट इन द पैरेंथेसिस सिमिलर टू APA। हार्वर्ड में कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे देखो नेम और कॉमा और फिर ईयर। इट इंक्लूड्स रेफरेंस लिस्ट एट द एंड विद फुल डिटेल्स ऑफ ऑल साइटेड रिसोर्सेज। साइटेशन कहीं सेम भी हो सकती है बट रेफरेंस का इज़ डिफरेंट, क्योंकि APA में हमने देखा ना टाइटल इज़ इटैलिसाइज्ड, कईयों में नहीं होता, हार्वर्ड शिकागो किसी एक में नहीं होता, ठीक है। सो वो वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। देन मैनेजिंग ऑनलाइन सोर्स, अब आप क्रेडिबिलिटी कैसे देखोगे उसका कि आप सोर्स क्रेडिबल है या नहीं जो आप यूज़ कर रहे हो। सो साइटिंग ऑनलाइन सोर्सेज रिक्वायर एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट कैन चेंज ओवर टाइम, चेंज भी हो सकती है और सही है भी नहीं, ये भी नहीं हमें पता, क्योंकि ओपन सोर्स है वो एक तो दैट्स द थिंग। देन यू हैव टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट वेबसाइट पूरी की पूरी। You have to stick to that reputable sources such as government websites, education institution and well-known organization, ताकि आपकी credibility maintain हो। Include the full URL, URL आपको पूरा maintain करना है when you are writing the references. Note that access to data is there, अगर access हट चुका है then you have to do some additional work in order to get that information, right? Be careful with the online only publication. If you are citing any online journal article, make sure it is from a peer reviewed journal, ताकि जर्नल का एक स्टैम्प हो कि हाँ ये एक साइटेड सोर्स है। देन एंड इट इज़ नॉट ओनली द ऑनलाइन ओपिनियन, कोई भी पर्सन देने को आ जाता है, सो दैट इज़ नॉट अ वन ऑफ द क्रेडिबल सोर्स। अगर किसी जर्नल के थ्रू यू आर यूजिंग द सोर्स दैन इट इज़ अ क्रेडिबल थिंग, राइट। उसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया कि आप फॉर्मेट कैसे लिखते हो APA का, ये देखो यहाँ पर URL और वेबसाइट का नेम यू विल राइट। देन आप इवेलुएट कैसे करोगे क्रेडिबिलिटी, पहले तो अथॉरिटी देखोगे, मतलब ऑथर जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसने कितना काम ऑलरेडी कर रखा है, तो उससे एक अथॉरिटी मिल जाती है, अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है कि जो रिसोर्स है आपका क्रेडिबल है या नहीं। देन पब्लिकेशन देखोगे कि कब पब्लिश हुआ था और किसने कौन से जर्नल्स ने पब्लिश किया था। देन एक्यूरेसी चेक करोगे, दैट सपोर्ट्स द क्लेम मेड इन दैट सोर्स। ऑब्जेक्टिविटी, दैट जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है दैट इज़ फेयरली इनफ। एंड देन करेंसी, कंसिडर द पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन की डेट ठीक है, आपके रेलेवेंट भी है, ये नहीं हो कि 70 साल पुरानी पब्लिकेशन हो रखी हो, तो दैट्स द थिंग। देन उसके बाद रेलेवेंस, यू शुड इंश्योर दैट जो सोर्स आप ले रहे हो वो आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड रेलेवेंट भी हो, राइट। सो इसकी प्रोसेस है, ये आप एक बार रीड कर लोगे, मैं भी आपको रीड करके बता देती हूँ बिकॉज ये प्रोसेस आने की कोई चांस नहीं है, देखो इतनी बड़ी प्रोसेस है, कोई इसका लॉजिक बनता नहीं आना का, ठीक है। तो विल जस्ट रीड रेफरेंसिंग की प्रोसेस, पर ये हम जब जनरली सॉफ्टवेयर एंड वर्ड पे करते हैं तो इसका लर्न करना इज़ नॉट फीजिबल।
सो सबसे पहले तो विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए, जैसे ऑथर का नेम, पब्लिकेशन की डेट, टाइटल क्या है वर्क का, पब्लिशर एंड पेज नंबर, जो भी हमें चाहिए साइटेशन करने के लिए उसका पहले इन्फॉर्मेशन वी विल कलेक्ट. देन विल चूज़ द रेफरेंसिंग स्टाइल, जनरली APA. देन विल क्रिएट इंटेक्स साइटेशन, जो भी साइटेशन बनानी होगी वो विल क्रिएट. देन हम सारी साइटेशन को कंपाइल करके विल मेक अ रेफरेंस लिस्ट एंड देन विल रिव्यू एंड एडिट, मतलब जो साइटेशन और रेफरेंस है वो मैच कर रहे हैं या नहीं, that we will review and then we'll get the feedback if possible, right. तो उसके बाद कॉमन रेफरेंसिंग की मिस्टेक क्या क्या होती है वो आपको बता दी मैंने. इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग, साइटेशन मिस आउट हो गई हैं, ऑथर का नेम गलत लिख दिया है, पेज नंबर गलत लिख दिया है, आउटडेटेड सोर्स यूज़ करें या सेकेंडरी सोर्सेज को निगलेक्ट कर दिया, एनीथिंग कैन बी द मिस्टेक, राइट. देन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ईजीली अवेलेबल कर दिया है, बट उसको यूज़ करना इज़ ऑल्सो ऑन दी पर्सन हु इज़ गेटिंग एक्सेस टू दैट सोर्सेज. तो अगर ऑनलाइन ऑनलाइन डेटाबेस यू आर असेसिंग, दैन यू शुड यूज़ द डेटाबेसेस लाइक JSTOR. ये जो सारे इन्होंने गूगल स्कॉलर एंड ऑल, ये सारी वेबसाइट आर कंसिडर क्रेडिबल वेबसाइट्स जो ज़्यादातर रिसर्चर्स यूज़ करते हैं. तो ये क्रेडिबल है, यहीं से यू शुड गेट योर इन्फॉर्मेशन ताकि एक क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे. रिलायबल सोर्सेज से होनी चाहिए, आर्टिकल्स एंड बुक्स से होने चाहिए जो क्रेडिबल हो. देन रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, देर आर मैनेजमेंट सिस्टम जिससे साइटेशन एंड रेफरेंसेज यू कैन मेक ईजिली, दैट इज़ मैंडले है, एंड नोट है, Zotero is there. So ये सारे open sources हैं, you can use these for citation and references purposes. Then citation generators are there, काफ़ी सॉफ्टवेयर are there ताकि वहाँ पे आपकी जो citation है वो सही हो. Then digital collaboration भी you can do ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे गूगल डॉक्स, स्लैक एंड ऑल, जहाँ पर यू कैन शेयर योर इन्फॉर्मेशन ऑन रियल टाइम बेसिस एंड इससे अकाउंटेबिलिटी भी बनती है. देन इंक्रीज्ड एक्सेस टू ओपन एक्सेस जर्नल, जिसकी वजह से फ्री रिसर्च मटेरियल इज़ अवेलेबल. उससे ओपन एक्सेस तो है, बट आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए रिलायबल है भी या नहीं, ठीक है. देन क्रॉस डिसिप्लिनरी रेफरेंसेस, मतलब अगर यू आर यूजिंग मेकिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, तो अगर आपको पर लग रहा है कि नहीं आपको कोई साइकोलॉजिकल रेफरेंस चाहिए, मतलब कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च वर्क की रेफरेंस चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट, देर इज़ नो हार्म इन यूजिंग दैट. तो डाइवर्स रेफरेंसिंग अक्रॉस फील्ड यू कैन इवन यूज़ दैट. इंटरडिसिप्लिनरी सोर्सेज यू कैन यूज़, कैसे अभी बुक्स भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी, कहीं से भी यू कैन यूज़ दैट. ब्रिजिंग टर्मिनोलॉजी, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पर कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो उनका जार्गन है, कोई और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जार्गन है, तो और बिजनेस वर्ल्ड में द पर्सन हु इज़ रीडिंग एज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, वो उसको समझ नहीं आएगा. तो दैट इज़ योर ड्यूटी टू मेक इट ऑडियंस रेलेवेंट, ठीक है. देन आप ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे अपने रेफरेंसेस का, कैसे रख सकते हो, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिब्लियोग्राफी एंड टेक नोट से हम देख चुके हैं ऑलरेडी. देन एथिकल कंसिडरेशन, क्या क्या आपने एथिकली कंसिडर करना है वाइल रेफरेंसिंग, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है एथिकल कंसिडरेशन पे कि क्या क्या करना है आपने. पहले तो प्लेगरिज्म को प्रिवेंट करना है कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए. अगर हो रहा है तो अगर आप चूज़ कर रहे हो किसी और का काम, तो गिव द प्रॉपर क्रेडिट्स टू इट, ठीक है, ताकि आपकी एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन रही. देन यू शुड रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब ऑथर्स दे इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट टू देयर वर्क, तो आप बिल्कुल ऐसे ही यू कांट यूज़ देयर वर्क, दैट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट, राइट. सो इट यू शुड ऑलवेज साइट देयर वर्क, साइट देयर contribution, so that a culture of respect in academic field is maintained. Then transparency should be there, that your all the sources are relevant sources and credible sources. It should promote the trust in your research. तो आपके जो भी conclusion निकले that should be trustworthy. Then आप correct quoting करोगे, paraphrasing आपकी सही होनी चाहिए. अगर आप पैराफ्रेजिंग करो तो एग्जैक्ट वर्ड्स ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. द रिफ्रेज्ड आइडिया शुड बी एक्यूरेट, मतलब उसका आइडिया भी मेंटेन होना चाहिए एंड एग्जैक्ट वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, राइट. देन अवॉइडिंग मिसलीडिंग साइटेशंस, गलत नहीं देनी है. देन कंसिडरेशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेज, सो दैट शुड बी मेड अवेयर यूजिंग दी साइटेशन. देन रेफरेंसिंग इन नॉन अकेडमिक, और कहाँ कहाँ रेफरेंसिंग यूज़ होती है, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स में होती है, मतलब अगर यू आर कोई बिजनेस रिपोर्ट्स है, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी साइटेशन रेफरेंसिंग इज़ वेरी कॉमन. ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स में भी होती है. इवन सोशल मीडिया पे व्हेन यू डू, तो वहाँ पर भी रेफरेंसिंग इज़ देयर, मतलब क्रेडिट दे रहे हो, तो दैट इज़ रेफरेंसिंग ओनली. क्रिएटिव वर्क पे यू कैन हैव. देन सोशल मीडिया देखो आई गया यहाँ पे. देन प्रेजेंटेशन कहीं पर भी कैन यूज़. फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है रेफरेंसिंग के, इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो यू शुड गिव कि कौन किसका आप यूज़ कर रहे हो, तो साइटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट थिंग. ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस होती हैं, तो रिसर्चर में रेफरेंस मोर फ्रीली इज द एक्सेसिबल मैटर्स, तो
It promotes the greater collaboration and knowledge sharing. It focus on data sharing, so it is more common in research to do the data sharing. References to data sets may and software may increase, so non-traditional sources will be cited more frequently. Interdisciplinary collaboration, emphasis on the research transparency and evolving the citation का format. देन कम्स द एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च. बिजनेस रिसर्च के एथिक्स क्या है? पहले तो इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी, ये हम ऑलरेडी वैसे कर भी चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं कि आपको बिजनेस रिसर्च में किस एथिकल कंसिडरेशन को कंसिडर करना चाहिए. सबसे पहले तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, अगर वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इट इज़ योर ड्यूटी कि वो आप उसको एनोनिमस रखो, उसको कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी को भी ऐसे ही यू आर नॉट लेटिंग देम यूज़, क्योंकि कंसेंट आपने लिया है पार्टिसिपेंट से, रिस्पोंडेंट से, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन दैट ट्रस्ट. ठीक है. सो रिसर्चर मस्ट प्रोटेक्ट द स्टडी पार्टिसिपेंट्स, उनकी इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेन द कंसेंट एंड इन्फॉर्म अबाउट द रिस्क, तभी उनके कंसेंट के हिसाब से ही यू शुड वर्क. Then create a trustworthy environment for them. Credibility in research should be there. It should enhance the credibility of findings. Reliable work builds the trust among shareholders as well, and unethical work lead to skepticism and doubt. Skepticism is doubt only. ठीक है. Legal compliance होता है if you are ethical in your work. So if you are complying with laws, then you are protecting the human subjects, right? Then reputation of researchers and organization. Ethical research is crucial for good reputation. Violating ethical standard can lead to severe consequences. Then फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं रिसर्च के. तो फर्स्ट इज़ द ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स. दीज आर द कॉमन वर्ड्स जो हमने सब पूरे चैप्टर में पूरे ऑल ओवर 4 यूनिट्स यूज़ करें हैं. सो दैट कंप्लीट योर एथिकल प्रिंसिपल्स वाला पार्ट. देन कौन कौन से गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को यू हैव टू फॉलो वाइल मेंटेनिंग द एथनिसिटी. सबसे पहले इज IRB, दैट इज़ योर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. इट रिव्यू द प्रपोजल दैट इश्योर्स दैट एथिकल स्टैंडर्ड्स आर मेट. देन रिसर्चर्स हैव टू सबमिट देयर प्रपोजल्स फॉर IRB अप्रूवल कि they can assist assess the risk and benefits, prioritizing the participant का welfare. Then professional association है जैसे APA, अमेरिकन प्रोफेशनल एसोसिएशन इज़ देयर. सो वो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो बताता है रिसर्चर्स के लिए, उसको फॉलो करना है. देन इज़ NIG, दैट इज़ नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइन, जो आपके अलग अलग होते हैं, दैट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री, उसको भी यू हैव टू मेक दैट. देन इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी देयर. की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि आप किसी की डेटा को यूज़ कर रहे हो, दैट उसका कंसेंट होना चाहिए टू यूज़ योर डेटा. देन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट क्या होना चाहिए, उनको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और आप काम उसको आपके डेटा को यूज़ कर रहे हो. देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसेंट होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए फॉर अकाउंटेबिलिटी कि आप बाद में मुकर ना जाए कोई भी. प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी देयर बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स. मतलब एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियल में डिफरेंस होता है. एनोनिमिटी इज़ लाइक किसी को आइडेंटिटी देना ही नहीं, ठीक है, किसी की आइडेंटिटी रिवील ना करना. कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ आइडेंटिटी तो आपके पास है बट रिसर्चर्स को ही सिर्फ पता है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड दिस शुड बी मैंशन है, राइट. देन यू शुड अवॉइड प्लेगरिज्म आपको सारा बता दिया क्या दिक्कत होती है प्लेगरिज्म करने से. देन डिसेप्शन इन द रिसर्च, मतलब एथिकल कंसिडरेशन को यू शुड कंसिडर ऑलवेज. डिसेप्शन होता है, डिसेप्शन मे बी नेसेसरी इन सम स्टडीज़, बट व्हेन कब एक्सेप्टेबल होता है, व्हेन पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च आउटवे द रिस्क, तब यू कैन डू द डिसेप्शन. पार्टिसिपेंट्स आर डीब्रीफ्ड आफ्टर द स्टडी, मतलब पार्टिसिपेंट्स को पहले बताया ही नहीं था, डिसेप्शन तब हो सकता है. डिसेप्शन डज नॉट कॉज द हार्म और द डिस्ट्रेस, फिजिकल हार्म नहीं करता है the deception. Then debriefing of the participant is crucial after deception is done to inform that participants are previously disclosed with all the details and address any question if they have, right. So with this our unit 5 is also complete, and our complete syllabus of business research methodology BRM is complete on the channel, and the link is in the description box पूरे playlist का. If you want notes of this unit, you can have the access from the link in the description. You can check the you can like the button, also press the like button also, so that everyone is getting referred to the video, and सबको ये सब तक वीडियो पहुँचे जिनका भी एग्ज़ाम है. If you have any doubt, let me know in the comment section below. Subscribe to the channel for more content. अभी इसके बाद I'll be uploading other semesters का भी, तो you must share the channel with your juniors ताकि उनका भी भला हो सके, and share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.